श्रीमती जानकी देवी अपनी छोटी सी दुकान पर गर्मा गर्म चाय बेच रही थीं। जब भी कोई जानकी देवी से उनके बच्चों के बारे में पूछता तो उनका चेहरा खुशी से दमक उठता। वो गर्व से कहतीं, बड़ी बेटी सुमन वर्मा एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और दूसरा बेटा अंकित वर्मा इसी शहर का म्यूनिसिपल कमिश्नर। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी एक शाम एक सफेद एसयूवी उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से रत्नेश सिंह, एक स्थानीय बाहुबली और ठेकेदार उतरा। रत्नेश के नाम से पुलिस और प्रशासन दोनों कांपते थे। वो सीधा जानकी देवी की दुकान पर आया। ओ बुढ़िया, एक कप चाय दे, उसने रौब से कहा। जानकी देवी ने आदर से चाय बनाकर दी। रत्नेश ने चाय का एक घूंट लिया और मुंह बनाते हुए बोला, छी, क्या कूड़ा पिलाया है, एकदम बेस्वाद, चाय नहीं जहर है। जानकी देवी घबरा गईं। नहीं साहब, मेरी चाय तो सब पसंद करते हैं, आप चाहे तो दूसरी। रत्नेश ने उनकी बात काटी और दहाड़ा, चुप, तेरी चाय का एक घूंट भी पीने लायक नहीं, और सुन, मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, उठा अपनी दुकान और कल से यहां दिखना मत। जानकी देवी ने हिम्मत करके हाथ जुड़े। गुस्से से लाल हुए रत्नेश ने चाय का पतीला उठाया और सड़क पर उलट दिया। चाय, दूध और शक्कर की खुशबू की जगह बदबू फैल गई। जानकी देवी स्तब्ध रह गईं। उनका बरसों का सम्मान और मेहनत सड़क पर मिट्टी में मिल गई। भीड़ लग गई, लेकिन कोई भी रत्नेश के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। रत्नेश हंसते हुए अपनी मूंछों कर ताव दिया और एसयूवी में बैठकर चला गया। पास की एक इमारत की खिड़की से कविता, कॉलेज की एक छात्रा, ये सब देख रही थी। वो जानकी देवी को बहुत मानती थी। कविता ने तुरंत अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोचा कि क्या किया जाए। उसे याद था कि जानकी देवी का बेटा शहर का नगर आयुक्त है। उसने किसी तरह अंकित वर्मा का कार्यालय का ईमेल पता ढूंढा और वीडियो भेजकर नीचे लिखा, सर, देखिए आज आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों मील दूर एक रिसर्च लैब में वैज्ञानिक सुमन वर्मा अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। तभी उनके निजी टैबलेट पर मैसेज की घंटी बजी। अनजान नंबर से आया वीडियो देखकर उनके हाथ जम गए। वीडियो में जब उन्होंने अपनी मां की मेहनत को सड़क पर बिखरा देखा और उन्हें बेबस रोते हुए देखा तो उनकी आंखों में आग भर गई। उनके अंदर का वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक बेटी जाग उठी। उन्होंने तुरंत वीडियो को अपने भाई नगर आयुक्त अंकित वर्मा को भेजा और फोन लगाया। अंकित अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग में थे। बड़ी बहन का फोन देखकर उन्होंने मीटिंग रोकी और फोन उठाया। हाँ दीदी, सब ठीक? ठीक कुछ नहीं है, सुमन की आवाज में बर्फीला गुस्सा था। अभी मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख। वीडियो देखते ही अंकित का कलेजा मुंह को आ गया। उनकी प्यारी मां, जिन्होंने उन्हें पालने के लिए दिन रात एक कर दिया था, आज एक गुंडे के हाथों अपमानित हो रही थीं। उनकी आंखों में भी गुस्सा और अपमान के आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो नगर आयुक्त थे, उन्हें अपने पद की गरिमा रखनी थी। अंकित अपनी सरकारी गाड़ी की बजाय एक साधारण बाइक पर बिना वर्दी के अपनी मां के पुराने घर की तरफ निकले। उन्होंने अपने सरकारी कपड़े बदलकर एक आम पैंट शर्ट पहन ली। वो अपनी मां के पास एक बेटा बनकर जाना चाहते थे, नगर आयुक्त बनकर नहीं। जब वे घर पहुंचे तो जानकी देवी एक कोने में गुमसुम बैठी थीं। बेटे को देखकर वो चौंक गईं। बेटा, तू यहां, सब ठीक है? अंकित कुछ नहीं बोले। वो बस अपनी मां के पास गए और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वो रो पड़े। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जानकी देवी ने भीगी आंखों से कहा। क्या बताता बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो। वो बहुत दबंग आदमी है। अंकित ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, अब आप अकेली नहीं हैं मां, आपका बेटा इस शहर का मालिक है। मैं वादा करता हूं, जिसने भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात अंकित ने एक पूरा प्लान बनाया। वो जानते थे कि अगर वो नगर आयुक्त बनकर कार्रवाई करेंगे तो रत्नेश को पहले से पता चल जाएगा और सारे सबूत मिट जाएंगे। उन्हें उसे रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह अंकित ने एक सादी सी शर्ट और पतलून पहनी, अपने चेहरे पर मास्क लगाया और एक भिखारी की तरह दिखने वाले अपने सबसे भरोसेमंद अफसर उपायुक्त रवि कुमार को फोन किया। रवि, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। जी सर, हुक्म कीजिए। मैं अभी सिविल ड्रेस में ठेकेदार रत्नेश सिंह के दफ्तर के बाहर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद शहर के पुलिस आयुक्त, डीएसपी और सारे बड़े अधिकारियों की टीम के साथ वहां पहुंचो। अंकित एक पुरानी साइकिल पर रत्नेश सिंह के दफ्तर के बाहर गए। दफ्तर का माहौल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था, गुंडागर्दी और दबंगई से भरा हुआ। तभी रत्नेश सिंह का मुनीम बाहर आया और एक मजदूर को धमकाते हुए कह रहा था, चल भाग यहां से, तुझे कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ज्यादा बोला तो हड्डियां तोड़ दूंगा। अंकित डरते डरते उनकी मेज के पास गए और थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश करते हुए बोले, जी, मुझे रत्नेश साहब से शिकायत करनी है।
मुनीम ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ, कौन है तू? जी, कर बाजार में रत्नेश साहब ने मेरी माँ की दुकान। जैसे ही उन्होंने शिकायत का जिक्र किया, मुनीम हंसने लगा। ओहो, तू उस बुढ़िया का बेटा है, चल भाग यहां से, तुझे ही अंदर करवा दूंगा सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। बहस बढ़ी ही थी कि तभी एक चपरासी भागता हुआ अंदर आया। सर, रत्नेश सर, राज्य के मुख्य सचिव का फोन आया है। मुख्य सचिव का नाम सुनते ही मुनीम के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी मुख्य सचिव की गाड़ी दफ्तर के बाहर आकर रुकी और वो अंदर आए। लेकिन मुख्य सचिव ने मुनीम को अनदेखा किया। उनकी नज़र कोने में खड़े अंकित पर पड़ी। अंकित को देखते ही उनके माथे पर पसीना आ गया और वो तेजी से आगे बढ़े और अंकित के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनीम हैरान रह गया। ये साधारण सा दिखने वाला आदमी कौन है जिसके सामने मुख्य सचिव भी हाथ जोड़कर खड़े हैं? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दफ्तर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकीं। पुलिस आयुक्त, डीएसपी और कई बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी अंदर आए और चुपचाप अंकित के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए। सीधे खड़े हो जाओ, तुम नगर आयुक्त अंकित वर्मा के सामने खड़े हो। नगर आयुक्त, ये शब्द मुनीम के कानों में पिघले शीशे जैसा लगा। अंकित ने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, मुनीम, तुम अभी के अभी गिरफ्तार होते हो। तभी रत्नेश सिंह अपने कमरे से बाहर आया। ये क्या नाटक है? कौन है ये? मेरे दफ्तर में ये सब क्या हो रहा है? आपकी सारी सरकारी परियोजनाओं की जांच होगी और आपके दफ्तर को तत्काल सील किया जाता है। अंकित ने पुलिस आयुक्त को इशारा किया और रत्नेश सिंह को भी हथकड़ी पहना दी गई। अगले दिन हर अखबार में यह खबर छपी कि नगर आयुक्त ने अपनी मां के अपमान का बदला लिया। लेकिन रत्नेश सिंह चुप बैठने वाला नहीं था। जेल से ही उसने अंकित को फोन करवाया। कमिश्नर साहब, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, ये तो बस शुरुआत है। तुमने मेरे धंधे पर हाथ रखा है, अब खेल और खतरनाक होगा। अंकित समझ गए कि रत्नेश सिंह हार नहीं मानेगा। अब सिर्फ मां की इज्जत नहीं बल्कि उनकी जान भी खतरे में थी। उन्होंने तुरंत पुलिस से अपनी मां की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई। एक हफ्ते बाद जब जानकी देवी अपनी दुकान फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही थीं, तभी कुछ अज्ञात लोग आए और उनकी दुकान पर सरकारी सील लगा दी। उन्होंने जानकी देवी से कहा, अंकित वर्मा के आदेश पर आपकी दुकान को अवैध निर्माण के तहत सील किया जाता है। आप अतिक्रमण कर रही हैं। ये रत्नेश सिंह का नया दांव था। उसने शहर के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर अंकित के खिलाफ ही चाल चल दी थी। अब अंकित अपनी मां को ही अतिक्रमणकारी करार देने की अजीब दुविधा में फंस गए। पूरे शहर में खबर फैल गई। कमिश्नर ने खुद अपनी मां की दुकान पर ताला लगवाया। मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। तभी उनकी बहन सुमन वर्मा वैज्ञानिक का फोन आया। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूं। नहीं दीदी, अंकित ने अपनी आवाज को स्थिर रखा। ये लड़ाई मैं कानून के दायरे में ही लड़ूंगा। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? अंकित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या नगर आयुक्त की मां। अंकित ने तुरंत कविता को बुलाया, जिसने पहला वीडियो बनाया था। कविता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे ये पता लगाना है कि मेरी मां की दुकान पर सील किसने लगवाई और किस रिश्वत के दम पर यह काम हुआ। हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। कविता तुरंत तैयार हो गई। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कविता को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। ये रत्नेश सिंह के मुनीम और एक भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर के बीच की बातचीत थी, जिसमें मुनीम रिश्वत देकर जानकी देवी की दुकान पर सील लगवाने की बात कर रहा था। सबूत मिल गया। अंकित ने पुलिस आयुक्त के साथ मिलकर जाल बिछाया। उन्होंने रिश्वत लेने वाले इंजीनियर को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने रत्नेश सिंह का नाम ले लिया। अगली सुबह रत्नेश सिंह जब अपने घर पर बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सामने अंकित वर्मा, पुलिस आयुक्त और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। खेल खत्म हो गया रत्नेश सिंह, आपके सारे राज खुल चुके हैं। आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने का मामला दर्ज किया गया है। रत्नेश सिंह का साम्राज्य एक पल में ढह गया। उसी शाम जानकी देवी की दुकान की सील हटा दी गई और उन्हें सम्मानपूर्वक उनकी जगह वापस मिली। जब वे वापस अपनी दुकान पर आईं तो अंकित ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, अब आपको यहां अकेले रहने की जरूरत नहीं है मां। अगली सुबह अंकित जानकी देवी को अपनी सरकारी कोठी में ले गए। जब उनकी बड़ी बहन सुमन वर्मा छुट्टी पर आईं तो तीनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। कर्म का फल सामने था। एक बेटे ने अपनी मां की इज्जत और सम्मान को वापस लाकर यह साबित कर दिया कि सत्य और कानून से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।